Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello, my dear friends. This is Numan Malik with my YouTube channel Learn with Us. This is our third lecture in which we are going to study about interdisciplinary sciences. तो लेट्स स्टार्ट। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब क्या होता है? तो जिस तरह हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इन सब का ओरिजिन एक ही है। मतलब ये साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब का ओरिजिन एक ही है, और कहीं ना कहीं इनके दरमियान, इन सब ब्रांचेस के दरमियान रिलेशन पाया जाता है। तो इसी रिलेशन को क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, यानी रिलेशन ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेज। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ठीक है, तो इनके दरमियान कहीं ना कहीं रिलेशन पाया जाता है, बियोलॉजी के साथ, बायो का फिजिक्स के साथ, बियोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ, और इसके अलावा बायो का मैथमेटिक्स के साथ। इन सब को क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है हमारे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज का, वो है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स क्या होती है? तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। मतलब फिजिक्स ने जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी लॉज दिए हैं, उन सब को स्टडी करके उनको एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना बायोलॉजिकल फिनोमेना पर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना। ठीक है, तो ये स्टडी क्या कहलाती है? ये स्टडी बायोफिजिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, लॉज ऑफ मोशन, जितने लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ है या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ है, इनके अंदर जो मूवमेंट देखा जाए तो वो सारी मूवमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है उन पर अप्लाई है। यानी अगर उनकी मूवमेंट को देखा जाए, और या जो लॉज पेश किए हैं न्यूटन ने, मोशन के लॉज पेश किए, उनको देखा जाए तो ये सारे तकरीबन सेम होती है। ठीक है, दूसरा जो हमारे एग्जांपल है लिवर एंड लिम्ब। आपने फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा होगा, लिवर, जिसकी मोशन बिल्कुल, जो मूवमेंट करता है बिल्कुल आपके हैंड की तरह। ठीक है, तो वो लिवर क्या शो करता है कि आपका मतलब रिलेशन है बायोलॉजी के साथ। ठीक है, जिस तरह आपका हैंड इस तरह मोशन कर रहा है, ठीक है, उस लिवर की मोशन भी, उस लिवर की मूवमेंट भी, रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन बिल्कुल उस लिम्ब की तरह होती है, जिस तरह हमारा लिम्ब है। ठीक है, तीसरा जो हमारा एग्जांपल है वो फ्लूइड डायनामिक्स, यानी फ्लूइड डायनामिक्स फिजिक्स के ब्रांच है। ठीक है, तो उस ब्रांच में जो जिस चीज के बारे में हम, जिस फ्लो के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो फ्लो बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह हमारी ब्लड फ्लो होती है। ठीक है, तो फ्लो बिल्कुल इस तरह होती है जिस तरह हमारी ब्लड फ्लो करती है। इसके अलावा किडनी डायलिसिस, आपने डायलाइजर मशीन का नाम सुना होगा, जो फिजिक्स के उसूलों के तहत बनाया गया। ठीक है, उसी की मदद से हम अपने ब्लड को साफ करते हैं, यानी किडनी डायलिसिस उसे कहा जाता है। ठीक है, हम अपने ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब हमारी किडनी काम करने के काबिल ना हो, मतलब उस ब्लड को साफ करने के काबिल ना हो, तो उसी ब्लड को एक मशीन के जरिए साफ किया जाता है। उस मशीन का नाम क्या है? डायलाइजर। अब वो देखो, उसूल किसके हैं? फिजिक्स के। वो डायलाइजर मशीन किसके तहत बनाया गया? फिजिक्स के उसूल तहत। लेकिन एप्लीकेबल किसके लिए, यूजफुल किसके लिए, किससे फायदा दे रहा है? तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन को दे रहा है, इंसान को, मैनकाइंड को फायदा दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी एग्जांपल बायोफिजिक्स कहलाती है, ऐसी स्टडी क्या कहलाती है? बायोफिजिक्स। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। सॉरी, यहाँ पर हम कंपाउंड लिखना भूल गए, या एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हो, एटम्स भी आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हो, इसके अलावा एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, उनके उस कंपाउंड्स, उस केमिकल प्रोसेस के बारे में, उस केमिस्ट्री के उन एलिमेंट्स, उन एटम्स, उन मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना जो एप्लीकेबल हो किसके लिए? उन रिएक्शन के, केमिस्ट्री के उन रिएक्शन के बारे में स्टडी करना जो एप्लीकेबल हो, जो यूज होते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जो केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस है या केमिकल प्रोसेसेस है, जिसमें डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है, तो उनका यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म में करना, दैट स्टडी इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हमारा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, उसमें हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और केमिकल रिएक्शन किसके लिए हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हो रही है। इस तरह दो एग्जांपल इसके हैं, आपने पढ़े होंगे फोटोसाइंथेसिस। तो फोटोसाइंथेसिस के अंदर भी डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, तो वो रिएक्शन किस से ताल्लुक रखते हैं?
वो केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एप्लीकेबल किसके लिए है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा आपके साथ जो एग्जांपल है रिस्पायरेशन एग्जांपल है। तो रिस्पायरेशन के भी अपने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री का एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, तो जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके डिफरेंट केमिकल को इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाते हैं और फिर उसे मेन काइंड की हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ किसकी बेस पर हो रहे हैं? केमिस्ट्री की बेस पर हो रहे हैं, लेकिन फायदा किसे पहुंच रहा है? यूज किसके लिए हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो हम खाद कहते हैं उसे, ठीक है, खाद जो हमारे खेतों वगैरह के इस्तेमाल होती है, तो खादें भी जो होती है वो फर्टिलाइजर जो भी होती है वो डिफरेंट केमिकल्स की बुनियाद से बनाई होती है। वो डिफरेंट केमिकल्स किसके उसूल के तहत बनाए गए होते हैं? केमिस्ट्री के उसूलों के तहत बनाए गए होते हैं। लेकिन यूज किसके लिए हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करने के लिए, मतलब बेस्ट फ्रूट हो गए या अच्छी खुराक हो गई उसको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो खेत में यानी फील्ड में हमने जो चीज बोया हुआ है वो हमारे लिए अच्छा फसल उगाए, अच्छा फसल दे, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके बेस पर हो रहा है? केमिस्ट्री के बेस पर हो रहा है, लेकिन फायदा किससे पहुंच रहा है? यूज किसके लिए हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो दैट स्टडी इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का, वो है बायोमेट्री, या इसको बायोमैथमेटिक्स भी कहा जाता है। मतलब मैथमेटिक्स के डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना और इसके मैथमेटिक्स के उसूलों पर जितने टूल्स बनाए गए, जितने औजार बनाए गए, इनको स्टडी करना किसके लिए? बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। मतलब इनके बेस पर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना। जिस तरह हमारे क्लास 9 की बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम अगर सामने नजर आ जाए, मतलब जिस तरह वो उनको मलेरिया का प्रॉब्लम सामने नजर आया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या की थी? डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की थी, डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाए थे, डिफरेंट डिडक्शंस बनाए थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन सब बातों से जो उन्होंने काम किया था, उनसे एक डेटा कलेक्ट किया हुआ था, उनसे एक डेटा कलेक्शन की हुई होती। मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल किया होगा, एडिशन भी इस्तेमाल किया होगा, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब कुछ कलेक्शन किए इन सब उन्होंने, ठीक है। उस मलेरिया को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डेटा एनालिसिस किया गया, ठीक है। तो बायोमेट्रिक का एग्जांपल क्या होगा? डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ उस प्रॉब्लम को जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन सब स्टडी से एक डेटा कलेक्ट करना। तो ये सब किसकी बेस पर हो रहा है? मैथमेटिक्स की बेस पर हो रहा है, लेकिन यूज किसके लिए हो रहे हैं? कौन सी चीज हम स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट स्टडी इज कॉल्ड बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म्स होती है, हर इलाके का ऑर्गेनिज्म उसी इलाके की बुनियाद पर रह सकती है। फॉर एग्जांपल अगर पहाड़ी इलाकों के ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो वो डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों के अगर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो वो डिफरेंट्स होते हैं, बर्फानी इलाकों के अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है। पानी वाले जो पानी में रहते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। तो मतलब इन सारे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में तकसीम किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। इनकी बनावट, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इनको क्या किया गया कि वो मतलब वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिज्म उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, या इसके अलावा जो बर्फानी इलाकों वाले उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, या इसके अलावा जो मैदानी इलाकों वाले जानवर हैं या जानदार जितने भी चीज़ें हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनकी अपनी इन प्रॉपर्टीज़ की बिना पर इनको मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, लेकिन तिजारत के नुक्ता नज़र से या माश यानी पैसों के नुक्ता नज़र से, ठीक है, प्रॉफिट या कास्ट, मतलब कास्ट एंड प्रॉफिट की मदद से उसके नुक्ता नज़र से स्टडी करना इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे इलाके, पहाड़ी इलाके के लोग करते हैं, मतलब तकरीबन वो 30 बकरियाँ, 30 बेड वगैरह खरीद लेते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी अखराजात इस्तेमाल करते हैं,
आखिर में वो अपने प्रॉफिट को भी देखते हैं, ठीक है, उसको उसी अपने अखराजात को देखकर वो प्रॉफिट भी इस्तेमाल करता है, अपने प्रॉफिट भी हासिल करता है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बायोइकोनॉमिक्स में ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। उन पर जितना भी अखराजात हम करते हैं तो उसकी अखराजात की बिना पर हम अपनी प्रॉफिट वैल्यू को भी देखते हैं कि अब हमने इनसे कितनी प्रॉफिट हासिल करनी है, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। बायो इकोनॉमिक्स तो जो लास्ट वन था इंटर डिसिप्लिनरी साइंस में से लास्ट वन टॉपिक था हमारा बायो इकोनॉमिक्स। आई होप कि इस लेक्चर में जो हमारा थर्ड लेक्चर था इसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच।